हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं इस चैनल पे एक सीरीज़ लाने वाली हूँ जिसका नाम है 13 डेज़ 13 चैप्टर, विच मीन मैं 13 दिनों में आपके बायोलॉजी के पूरे 13 चैप्टर कंप्लीट करवाने वाली हूँ। और जिस तरीके से मैं चैप्टर कंप्लीट करवाऊँगी वो है, हमने एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए और एक चैप्टर ख़त्म। ऐसे ही हम 13 चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग को पता है कि 3 फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं, एक वेरी शॉर्ट टाइप, एक शॉर्ट टाइप और एक लॉन्ग आता है। तो हमें इन तीनों पे अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से लिखना है, कितने मार्क कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे वो वेरी शॉर्ट आंसर से है कि किस तरीके के वेरी शॉर्ट आंसर बन सकते हैं फर्स्ट चैप्टर से और किस तरीके से हम उन्हें डील कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनका आंसर लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन। ये आपका प्री बोर्ड में तो आएगा ही आएगा और हाई चांसेस हैं कि ये आपको मेन बोर्ड एग्ज़ाम में भी मिल जाए आपके। तो इसका आंसर जो होगा वो ये होगा, the fusion of male and female gamete, which mean the fusion of pollen grain and ova is called syngamy, and the fusion of second male gamete with the polar nuclei is called triple fusion। और ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगैमी को साथ में हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो मैं आपको इसको अच्छे से समझाती हूँ। समझ लीजिए, ये एक एग अपैरेटस है। हमें पता है ये हमारा एग सेल है और ये हमारा पोलन न्यूक्लियाई है। हमें पता है कि पोलन ट्यूब में हमेशा 2 पोलन ग्रेन आते हैं। तो एक जो है वो यहाँ से एंटर होके एग से फर्टिलाइज़ कर लेगा जिसको हम सिनगैमी बोलेंगे, और एक जो बचा रहेगा वो 2 पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज़ कर लेगा, यानी ये फ्यूज़ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 2 ये न्यूक्लियस और एक पोलन ग्रेन का 3 हो गया, इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ट्रिपल फ्यूजन और हमारा सिनगैमी साथ में, इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन का। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है डिफाइन एपोमिक्सिस एंड गिव वन एग्जांपल। तो हमें इसमें एपोमिक्सिस के बारे में बताना है कि एपोमिक्सिस क्या होती है। तो हमें पता है कि द फॉर्मेशन ऑफ शीट विदाउट फर्टिलाइजेशन इट्स कॉल्ड एपोमिक्सिस, और इसका एग्जांपल हो जाएगा वो हो जाएगा हॉकवीट। अब ये कैसे हुआ, फॉर्मेशन ऑफ शीट विदाउट फर्टिलाइजेशन कैसे हो सकता है। तो हमने पढ़ा है ना, 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये जो आता है वो हमारा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आता है, यानी कि ये क्लोन्स बनाते हैं खुद के, जिससे कि हमारे पास न्यू शीट्स फॉर्मेट होते हैं, हमारे पास न्यू शीट्स आते हैं। तो ये 2 उसके की फ़ीचर हो गए कि ये मिमिक्री करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, और ये क्लोनिंग करता है, यानी कि अपने क्लोन बनाता है। तो ये हो गया हमारा एपोमिक्सिस, और इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, हॉकवीट्स। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपको लॉन्ग में भी मिल सकता है, शॉर्ट में भी मिल सकता है। वेरी शॉर्ट में तो मिलने के इसके हाई चांसेस हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो है कॉम्पोजिशन ऑफ एग अपैरेटस, यानी कि हमें ये जो एग अपैरेटस इसको बनाना भी आना चाहिए, और इसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन है, विच मीन इसमें कितने सेल हैं, कौन कौन से सेल हैं और किस एंड पे प्रेजेंट है, ये भी पता होना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं एग अपैरेटस की, तो हमें पता है इसमें बीच में जो होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। 2 पोलर न्यूक्लियाई एक सेल में होते हैं, और जो चलाजल एंड रहता है उस पे हमें एंटीपोडल सेल मिलते हैं। एंटीपोडल सेल कितने हैं, 3 हैं, और कौन से एंड पे, चलाजल एंड पे हैं। उसके बाद जब हम माइक्रोपाइलर एंड पे देखते हैं तो यहीं से हमारा पोलन जो ट्यूब है वो एंटर करती है, यहीं से हम बोल सकते हैं कि हमारा पोलन ग्रेन एंटर करता है। यहाँ पे 2 सेल्स रहते हैं जिनको हम सिनर्जिड बोलते हैं, और उसके ऊपर एक हमारी एग सेल रहती है। ये रही हमारी एग सेल, ये सिनर्जिड है। और ये जो आपको येलो कलर के दिख रहे हैं इन्हें हम फिलीफॉर्म अपैरेटस रहते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहती है, और यही जो है वो हमारे पोलन को गाइड करती है कि भाई तुझे अब इस डायरेक्शन में जाना है। और याद रखना, जब पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर करती है, पोलन ग्रेन यहाँ से एंटर करते, तो ये जो सिनर्जिड रहते हैं वो रप्चर्ड हो जाते हैं, यानी कि फट जाते, टूट जाते हैं, और फिर ये एग से मिल जाते हैं, और एक जो है हमें पता है वो पोलर न्यूक्लियस से मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो कि है कॉम्पोजिशन ऑफ एग सेल। अब चलते हैं हम हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। तो
फोर्थ क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम। ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन कि वाई आर पोलन ग्रेन वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल, कि बताओ पोलन ग्रेन जो रहते हैं उन्हें हम फॉसिल के फॉर्म में प्रिजर्व्ड कैसे रख पाते हैं, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ रहती है पोलन में जो उन्हें डैमेज होने से बचाती है। तो उसका जो आंसर है वो ये रहा। इसका जो आंसर हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन इन द एग्जाइन, यानी कि मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारा समझ लीजिए एक पोलन ग्रेन है। हमें पता है कि इसमें एक जो रहेगा वेजिटेटिव सेल रहेगा और एक जो रहेगा हमारा जर्म सेल रहेगा, यानी कि या फिर हम इसी को मेल गैमीट बोलेंगे। मीन्स यही जर्मिनेट करेगा आगे जाके, यही हम फ्यूज़ करेगा किससे, फीमेल से, यानी कि ओवा से। अब इसकी 2 लेयर पाई जाती हैं। जो पहली रहती है ये इंटरनल वाली, उसको हम इंटाइन बोलते हैं। ये जो रहती है सेलुलोज और पैक्टिन की बनी रहती है, इसका कॉम्पोजिशन भी आपको याद रखना है। और जो हमारी सेकंड रहती है उसे हम थोड़ा डिज़ाइनर बनाएंगे, और यही हमारी आउटर लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एक्साइन। तो यही इसमें लिखा है कि प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, इसमें जो सब्सटेंस यानी कि जिसकी ये बनी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलिन। और ये जो है वो हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है अर्थ पे, इसीलिए ये आसानी से पोलन को डैमेज होने से बचाता है। अब बात तो ये आएगी ना कि ये इतना हार्ड है, तो पोलन ट्यूब जो है बाहर कैसे निकलेगी, पोलन जर्मिनेट कैसे करेगा। तो उसके लिए बीच बीच में जो रहता है यहाँ पे जर्म पोर प्रेजेंट रहते हैं। अब जर्म पोर नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जर्मिनेशन में हेल्प करेंगे, और यहीं से हमारा पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट शुरू होता है, यानी कि यहीं से हमारी पोलन ट्यूब बाहर निकलती है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर कि ड्यू टू स्पोरोपोलिन कहाँ पे रहती है, एक्साइन में रहती है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है पोलन ग्रेन की। तो ये हो गए हमारे वेरी शॉर्ट आंसर। अब हम चलेंगे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे। शॉर्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो 3 मार्क्स के रहते हैं, विच मीन आपको 3 मार्क्स के हिसाब से लिखना पड़ेगा और एक ना एक डायग्राम तो आपको उसमें बनाना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे। शॉर्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी कि हमने इस चैनल पे एक सीरीज़ लॉन्च की है जिसमें मैं आपको हर चैप्टर के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराने वाली हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को और हमसे जुड़े रहना। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपैरेटस। अब मैं पहले आपको बताती हूँ कि फिलीफॉर्म अपैरेटस कैसे होते हैं। ये देखो, तो मैंने आपको बताया था ना, ये जो येलो कलर के यहाँ पे दिख रहा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसी को हम फिलीफॉर्म अपैरेटस बोलते हैं। आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फिलीफॉर्म अपैरेटस जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए एग सेल में पाया जाता है। तो हम शुरू करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन कि फिलीफॉर्म अपैरेटस अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इन सिनर्जिड। ये देखिए, ये हमारी सिनर्जिड है और इसमें ये हमारे येलो कलर का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसी को हम फिलीफॉर्म अपैरेटस बोलेंगे। synergid cell of an angiosperm embryo sac guide the pollen tube into the synergid, यानी कि ये जो है अगर यहाँ से पोलन ट्यूब आ रही है तो इसको गाइड करेगा, facilitating sperm release for fertilization and aid in absorbing nutrition from the nucleus for the embryo sac। यानी कि एक तो इसका काम हो गया कि ये क्या करेगा, गाइड करेगा एंट्री पोलन ट्यूब की या फिर पोलन ग्रेन की। यानी कि एक तो इसका वर्क हो गया कि पोलन ग्रेन की एंट्री को गाइड करेगा, और दूसरा ये हमारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्व करने में भी हेल्प करता है, किसके, डेवलपिंग एग के लिए। तो ये हो गया हमारा फिलीफॉर्म अपैरेटस, उसका फंक्शन क्या है और मतलब वो कहाँ पे पाया जाता है, ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। अब जो सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन आता है हमारा वो रहता है रोल ऑफ टेप्टम। टेप्टम क्या रहता है ये आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप उसका रोल लिखोगे। और यहाँ पे ये जो डेट्स दिख रही हैं वो बता रही हैं कि ये 2022 में आया है, 2019 में और 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारे बोर्ड्स में। तो ये रहा उसका सेकेंड आंसर कि इट इज़ द इनरमोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर रहता है जिसके अंदर हमारे माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन जो है उनका डेवलपमेंट होता है। दैट प्रोवाइड नरिशमेंट, जो कि हमारे नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि फूड रिजर्वायर या फिर हम बोल सकते हैं केयर करने का काम जो करता है वो हमारा टेप्टम करता है, किसकी, पोलन ग्रेन की। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता देती हूँ
बना के। ये समझ लीजिए हमारा एंथर है। अब एंथर के जो कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट रहते हैं कि बाइलोब रहता है, एक लोबीय, टेट्राड इसमें प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये 4 राउंड, इन्हीं को हम टेट्राड बोलते हैं। और इन्हीं के अंदर जो है हमारा क्या पाया जाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम भी इन्हीं को बोलते हैं। अब जब हम ये एक जो राउंड है इसको देखते हैं उठा के, यानी कि ये एक राउंड हो गया। अब इसकी जो रहती है 4 लेयर रहती है, 4 लेयर। पहली जो लेयर रहती है वो हमारी रहती है एपिडर्मिस। पहली जो लेयर हो गई वो एपिडर्मिस हो गई। दूसरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी एंडोथीशियम, याद रखना। तो दूसरी रहेगी एंडोथीशियम। जो थर्ड रहेगी हमारी मिडिल लेयर, और जो फोर्थ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहती है वो रहती है हमारी टेप्टम। जो टेप्टम रहती है उसी का हमसे फंक्शन पूछा है कि रोल क्या रहता है, तो हमने पढ़ लिया कि जो टेप्टम रहती है वो सबसे अंदर वाली लेयर रहती है, यानी कि इनर मोस्ट लेयर रहती है ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की, और ये करती है प्रोवाइड करती है नरिशमेंट डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। अब जो रहते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं टेप्टम के। जब हम टेप्टम की बात करते हैं तो ये याद रखना, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। और जो सेकंड इम्पॉर्टेंस है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड रहती है, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाएंगे, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट रहती है। ये जो रोल है टेप्टम के, दो कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो भी आपको याद रखनी है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन की रोल ऑफ टेप्टम। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो ये रहा कि वाई आर सम शीट कॉल एल्बुमिनस। कि जो शीट की बात करते हैं, 2 टाइप की हमें पता रहता है शीट रहता है। एक रहता है कौन सा, मोनोकॉट शीट, और एक रहता है डाइकॉट शीट। तो उसमें से भी जो कुछ शीट रहते हैं उनको हम एल्बुमिनस शीट क्यों बोलते हैं, तो इसका आंसर हमें लिखना पड़ेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है शीट के पर्सपेक्टिव से, तो आपको याद रखना है इसे। मैं एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी कि एल्बुमिनस शीट आर दोज दैट रिटेन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म, यानी कि एल्बुमिनस शीट वो रहते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता है एक पॉजिटिव अमाउंट में। अब एंडोस्पर्म क्या रहता है, तो अ न्यूट्रिटिव टिश्यू आफ्टर द एम्ब्रियो हैज़ डेवलप्ड, यानी कि ये जो रहता है एक न्यूट्रिटिव टिश्यू रहता है। न्यूट्रिटिव टिश्यू मीन्स ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, एम्ब्रियो सैक को। ये जो है वो न्यूट्रिटिव टिश्यू यानी कि नरिशमेंट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। किसको प्रोवाइड करेगा, तो हमारा जो जाइगोट बना है उसको ये, मतलब मेल और फीमेल गैमीट के फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बना है उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। एंडोस्पर्म यानी कि फूड रिजर्वायर की तरह वर्क करेगा खाने पीने के लिए। एंडोस्पर्म एक्ट एज फूड रिजर्वायर, यानी कि ये खाने को स्टोर करके रखता है। फॉर शीट्स ड्यूरिंग डॉर्मेंसी एंड जर्मिनेशन, किसके लिए, शीट्स के लिए। कब, जब वो डॉर्मेंसी में चला जाए, यानी कि एक ऐसी स्टेट जहाँ पे शीट अपनी ग्रोथ नहीं दिखाता है लेकिन वो लिविंग रहता है, उसको हम डॉर्मेंसी बोलते हैं। और जर्मिनेशन तो आपको पता ही है कि जर्मिनेट करना किसी भी चीज़ को। अब इसके एग्जाम्पल जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारा वीट, मेज और सनफ्लावर। वीट, मेज और सनफ्लावर ये जो है हमारे मोनोकॉट हैं, याद रखना। तो एल्बुमिनस शीट रहते हैं हमेशा मोनोकॉट रहते हैं, और एक रहता है नॉन एल्बुमिनस। जो नॉन एल्बुमिनस रहता है वो हमारा रहता है डाइकॉट शीट। तो ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। अब चलते हैं हम हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जैसे कि मैंने इसमें लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको वेरी शॉर्ट या लॉन्ग किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन कि हमें बताना है एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ एन एम्ब्रियो सैक जो कि 7 सेल रहता है और 8 न्यूक्लिएटेड रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, तो मैं इसी डायग्राम से आपको समझाती हूँ। ये रहा हमारा एक एम्ब्रियो सैक। ये क्या है, 7 सेल्ड है। मैं आपको गिना भी देती हूँ, 1 2 3, एक ये बड़ा वाला 4 5 6 7 सेल हो गए, और 8 न्यूक्लिएटेड यानी कि 8 न्यूक्लियस है। अब ये डॉट है वो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लिएटेड। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, कैसा है हमारा, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड। अब जो है हम
मतलब ये तो बना के ही आना है आपको, लेबलिंग भी क्लियर करनी है एकदम, उसके साथ साथ इनके बारे में भी आपको कुछ लिख के आना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा शॉर्ट आंसर है। वेरी शॉर्ट होता तो बस डायग्राम इनफ था। तो अब हम फंक्शन देख लेते हैं सबके। एग का फंक्शन तो हमें पता है, ये फ्यूजन में कंट्रीब्यूट करेगा और बस ये आगे जाके हमारा न्यू शीट बनाएगा, न्यू फ्रूट बनाएगा। सेकंड जो होता है सिनर्जिड। अब जो सिनर्जिड रहती है वो ऐसे रखो, ऐसे याद रखो कि ये एक रानी सेल है, यानी कि क्वीन है और ये उसकी दासियाँ हैं, तो ये दासिया की तरह काम करती है सिनर्जिड। तीसरा जो होता है वो रहता है हमारा फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये जो आपको दिख रहा है ना फिलीफॉर्म अपैरेटस, ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस रहता है इसका मैंने बता ही दिया है फंक्शन कि ये क्या करता है, गाइड करता है पोलन ट्यूब की एंट्री एक एग के पास तक चली जाए और एक पोलर न्यूक्लियर के पास चली जाए। ये किस एंड पर रहता है ये आपको याद रखना है, माइक्रोपाइलर एंड, एक चलाजल एंड। चलाजल एंड पे एंटीपोडल सेल पाए जाते हैं जो एकदम ये जो है हमारे एंटीपोडल सेल है। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि कौन से एंड पे क्या पाया जाता है, तो आप ऐसे याद रखना कि ए एंटीपोडल, सी फॉर चलाजल एंड, यानी कि ए सी से याद रखना, ए सी यानी कि एंटीपोडल हमेशा चलाजल एंड पे होगा। फिर लास्ट वाला तो हो ही जाएगा कि सिनर्जिड जो है माइक्रोपाइलर पे होंगी। तो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ एन एम्ब्रियो साइट। इसको याद रखना है, इसकी फंक्शन डिटेल में लिख कर आना है। अब हम चलते हैं हमारे लॉन्ग आंसर पे। लॉन्ग आंसर जो रहता है 4 मार्क्स का रहता है। इसमें डायग्राम मैंडेटरी रहता है, यानी कि बना कर ही आना है और कोशिश करिएगा कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखें। नीचे जो क्वेश्चन लिखने के बाद उसके नीचे अंडरलाइन ज़रूर करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करें। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है हम उसके और चलते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या रहता है वो हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम लिखेंगे ना कि कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से हम जो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। तो ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वो रहते हैं जो कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करते हैं, यानी कि जो इंटरब्रीडिंग रहती है उसको रोकते हैं कि एक ही फ्लावर का मेल पार्ट उसी के फीमेल से फ्यूज़ ना हो। इसको हम क्या बोलते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बोलते हैं कि उसके क्या क्या मेजर है, क्या क्या हम लोग काम कर सकते हैं। तो इसका जो पहला आ जाता है कि पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा आर नॉट सिंक्रोनाइज, यानी कि इसमें मैं आपको बताती हूँ कि ये है हमारा पोलन ग्रेन, ये हमारा पोलन ग्रेन है और ये हमारा एग है। अब जो है ये समझ लीजिए ये रिलीज़ हो रहा है, ये जो है रिलीज़ हो रहा है और ये भी एक साथ रिलीज़ हो रहा है, यानी कि दोनों की मैच्योरिटी टाइम जो है वो सेम है। तो हम इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे कि हम पोलन को पहले रिलीज़ करवा देंगे और जो हमारा क्या रहेगा स्टिग्मा रहेगा उसमें पोलन को हम लोग बैठने ही नहीं देंगे, यानी कि एंटर ही नहीं करने देंगे। उसके बाद आ जाएगा स्टिग्मा एंड एंथर आर इन डिफरेंट पोजीशन। जैसे कि ये एक फ्लावर है, मैं आपको बताती हूँ, एक टिपिकल फ्लावर है, ये एक फ्लावर है। अगर ये एक एंथर है तो यहाँ से पोलन गिरेगा तो डेफिनेटली ये फ्यूज़ हो जाएगा क्योंकि एक ही फ्लावर का है। तो क्या करेंगे, हम इसको रोक देंगे पहले तो कि हम एंथर की पोजीशन ही चेंज कर देंगे, यहाँ की जगह हम एंथर को यहाँ कर देंगे। अब यहाँ पे है तो यहाँ पे उड़ के जाने के चांसेस इसके कम होंगे क्योंकि ये एयर करंट से सीधा भी उड़ सकता है और नीचे भी गिर सकता है इसके पोलन ग्रेन। तो ये हो गया सेकंड। तीसरा हो गया प्रोटो एंट्रस कंडीशन। प्रोटो एंट्रस कंडीशन यानी कि जो एंथर है उसको हमने पहले मैच्योर करवा दिया। चौथा है हमारा प्रोटोगाइनस कंडीशन। प्रोटोगाइनस विच मीन कि हमने फीमेल पार्ट को पहले मैच्योर करवा दिया और मेल पार्ट तो अभी इमेच्योर है, उसमें पोलन ग्रेन डेवलप ही नहीं हुए हैं। फिर फिफ्थ आ जाएगा चेस्मोगैमस। चेस्मोगैमस यानी कि फ्लावर हमेशा खुला हुआ होना चाहिए, बंद फ्लावर यानी क्लिस्टोगैमस फ्लावर नहीं होना चाहिए। चेस्मोगैमस फ्लावर रहेगा तो उसमें हमारे ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो। सिक्स्थ जो रहता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी विच मीन कि जो पोलन या फिर हमारा ओवा है वो डिनाई कर देगा कि ये मेरी स्पीसीज़ का है ही नहीं, तो उसको हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। और जो लास्ट आ जाता है वो होता है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्शुअल फ्लावर, यानी कि हम एक ऐसा फ्लावर बनाएं जिसमें या तो फीमेल पार्ट हो, ये हमारा फ्लावर है, या फिर जिसमें एक फ्लावर है जिसमें हमारा
सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट हो। तो ये हो गया हमारा फीमेल पार्ट अलग फ्लावर में, ये हो गया हमारा मेल पार्ट अलग फ्लावर में। तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट आंसर लॉन्ग का। मैंने इतना छोटा लिखा है लेकिन समझाया आपको पूरा है। तो आप हेडिंग लिखना, पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा आर नॉट सिंक्रोनाइज, उसके बाद ऐसे डॉट लगा के और फिर यहाँ पे उसकी डिटेल में लिखना, उसकी डिटेल लिखना कि क्या होता है इसका मीन्स। सेकंड लिखना प्रोटोएंट्रस कंडीशन, फिर यहाँ पे डॉट लगाना और फिर उसके आगे लिखना कि प्रोटोएंट्रस कंडीशन क्या रहता है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट जो है क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन लॉन्ग का कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। फर्स्ट थिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर इज़ दैट माइक्रो ऑलवेज यूज्ड फॉर मेल एंड मेगा ऑलवेज यूज्ड फॉर फीमेल। यानी कि जो माइक्रो रहेगा वो हम मेल के लिए यूज़ करेंगे, मेगा जो रहेगा वो हम फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो डिफरेंस है। अगर आपको डिफरेंस दिया है तो ऑलवेज आपको ऐसे लिखना है हेडिंग कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस, बीच में एक लाइन खींचना है और यहाँ पे हमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में लिखना है, यहाँ पे मेगा के बारे में। और जो है साइड में आप इस तरीके से कॉलम बना लेंगे जिसमें कि आप लिखेंगे कि कहाँ पे पाया जाता है, आउटकम यानी कि एंड प्रोडक्ट क्या होता है, फेट ऑफ सेल क्या रहता है और फाइनल स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो हमेशा याद रखना, अगर आप बोर्ड्स में इस तरीके से बना के आओगे तो इट विल बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस, दोनों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे कंपेयर कर करके। तो हम इसका प्रोडक्ट देखते हैं, यानी कि इसमें बनता क्या है, किसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। तो इसका जो प्रोडक्ट रहता है वो माइक्रोस्पोर्स रहते हैं। माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन बनता है इसमें, और जो मेगास्पोरोजेनेसिस रहता है उसमें मेगास्पोर बनता है, विच मीन एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड जो है कि इसकी लोकेशन कहाँ रहती है। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, पोलन ग्रेन बन रहा है तो नॉर्मल है ना, इसकी लोकेशन एंथर होगी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम में। और ओव्यूल बन रहा है मेगास्पोरोजेनेसिस में, तो मेगास्पोरेंजियम में उसकी लोकेशन होगी। इसमें जो मदर सेल यानी कि मम्मी सेल जो रहती है वो रहती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसकी मम्मी सेल जो रहेगी वो मेगास्पोर मदर सेल रहेगी। इसमें जो आउटकम ऑफ मियोसिस होती है, मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है जहाँ पे 2n यानी कि डिप्लॉइड प्लॉइडी एंड हैप्लॉइड प्लॉइडी में कन्वर्ट हो जाती है, इसको हम मियोसिस बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि 4 फंक्शनल माइक्रोस्पोर बनेंगे यानी कि 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। वहीं पे मेगास्पोरोजेनेसिस में 4 का तो फॉर्मेशन होगा लेकिन एक ही फंक्शनल रहेगा यानी कि एक ही काम का रहेगा। फिर फेट ऑफ सेल कि अब फेट क्या कर सकता है सेल, तो इसमें चारों जो सेल रहेंगे वो पोलन ग्रेन बनाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन इसमें फीमेल में जब हम बात करते हैं तो 3 जो रहते हैं डीजनरेट हो जाते हैं यानी कि 3 ख़त्म हो जाते हैं और एक ही सर्वाइव कर पाता है, यही आगे जाके माइटोसिस करके और क्या करता है, एक एम्ब्रियोसैक बना लेता है। फाइनल स्ट्रक्चर डेवलप इनटू मेल गैमीटोफाइट और मेगास्पोरोजेनेसिस में डेवलप इनटू फीमेल गैमीटोफाइट। अब इसकी ये जो है प्रोसेस दी गई है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको वेरी शॉर्ट में पूछ सकते हैं, सिर्फ इतनी प्रोसेस। तो मैं आपको समझाती हूँ। पहले जो है ये है हमारा स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू की प्लॉइडी हमेशा क्या रहेगी, 2n रहेगी यानी कि डिप्लॉइड। फिर उसमें हम मियोसिस 1 करेंगे यानी कि एक बार मियोसिस करेंगे तो n और n हैप्लॉइड के 2 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। फिर हम मियोसिस 2 करेंगे तो n यानी कि हैप्लॉइड प्लॉइडी के 4 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अब ये जो 4 रहते हैं ना ये एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। और कौन से एंजाइम रहता है एक, उसको हम बोलते हैं कैलेस। तो ये कैलेस एंजाइम से चिपके हुए रहते हैं। फिर हम इसमें से एक को उठा लेंगे और एक को देखेंगे। अब ये एक है, इसमें फर्दर डिवीजन होगा तो इसमें एक वैक्यूल बन जाएगा। अब जब हम इसमें फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमें इसमें एक वेजिटेटिव सेल मिल जाएगा, एक हमारा जनरेटिव सेल मिल जाएगा। फिर हम इसकी लेयर वेयर इसको सजा देंगे तो हमें एक पोलन ग्रेन बन जाएगा। तो ये मैंने बताया था ना पोलन ग्रेन। तो ये क्या हो गया, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ये उसकी इनर लेयर, ये उसकी आउटर लेयर। तो ये हमने पोलन ग्रेन बना लिया। अब फीमेल का डेवलपमेंट देखेंगे। फीमेल हमें पता है ये एक ओवरी है, उसके अंदर भी क्या रहता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल रहती है ना माइक्रोस्पोरेंजियम में, मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोरोजेनेसिस। तो 2n स्ट्रक्चर, जब हम इस 2n स्ट्रक्चर में मियोसिस 1 करते हैं तो हमें n और n स्ट्रक्चर मिल जाते हैं यानी कि
हैप्लॉइड कितने स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। उसके बाद मियोसिस 2 करेंगे तो 4 स्ट्रक्चर हो जाएंगे, 3 जो है डीजनरेट हो जाएंगे, 1 अलाइव रहेगा। अब 3 मर गए, 1 बचा, इसी को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं, यानी कि 1 का डेवलपमेंट। n बचा, n में फिर माइटोसिस करेंगे, ये n है, ये क्या करेगा, 2 बना लेगा, फिर ये क्या करेंगे, 2 और बना लेंगे, फिर ये क्या करेगा, 2 और बना लेगा। ऐसे करके हमारे पास टोटल 8 न्यूक्लियर बन जाते हैं, यानी कि न्यूक्लियर्स। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर रहता है एम्ब्रियो से। तो ये रहा हमारा पूरा चैप्टर, जिसमें मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाए हैं। बस ये पढ़ के चले जाना डिटेल में, इन्हें लिख लिख के याद करना, इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करना, लिखना, साथ ही साथ रिवाइज करना। बस इस चैप्टर का अगर आपने इतना कर लिया तो आपने इस चैप्टर को 80 से 90% पढ़ लिया है। इसमें इतना ही है, और जो मैंने पढ़ा है वो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, यानी कि एग्ज़ाम में इसी पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस यही, जो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं वो हमारा यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है, ये यूनिट 1 का फर्स्ट है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और फर्दर हमसे जुड़े रहने के लिए बस स्टे ट्यून और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, और बस थैंक यू।